Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel adilrazak.physics where learning brings happiness. Dear students, kindly चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास मेरे हर नए वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स पास्ट पेपर एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। विच इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये आपके पास तीन किस्म के स्पेक्ट्रा हैं। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती हैं वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देती हैं। सो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। लाइन स्पेक्ट्रा इज एन एग्जांपल ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये आपके पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन लाइंस को हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं और ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम या जो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा होता है ये हमेशा एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। द यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट RH इज। डियर स्टूडेंट्स, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये होती है 1.0973 10⁻⁷ और इसका जो यूनिट होता है वो पर मीटर होता है, m-1। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। इन अ मेटास्टेबल स्टेट एन एटम कैन रिजाइड फॉर अबाउट। डियर स्टूडेंट्स, ये आप अपने सामने स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें ये देखिए, जो सबसे ऊपर है ये एक्साइटेड स्टेट है और ये जो डॉटेड लाइन से शो की गई है ये मेटास्टेबल स्टेट है। और यहाँ पर एटम जो है ये एक्साइटेड से मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं और यहाँ पर इनका जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻³ सेकेंड्स होता है। मेटास्टेबल स्टेट में एटम का ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा होता है और इसकी वैल्यू 10⁻³ सेकेंड्स होती है। सो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। Which of the following series of hydrogen spectrum lies in ultraviolet region? ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम जो है वो आई है। अब ये देखिए, जो लेमन सीरीज होती है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, बाल्मर सीरीज जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, और इसी तरह आपके पास जो बाकी सीरीज होती हैं वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती हैं। सो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंसिडेंट फोटॉन्स किसी मेटल टारगेट के ऊपर एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके वहां से निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमें इसका रिवर्स प्रोसेस बताना है। इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन किसी टारगेट के ऊपर एक्ट करें और वहां से रेडिएशंस को इमिट करें। ये देखिए, यहाँ पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आकर इस टारगेट को हिट करेंगे और यहाँ से रेडिएशंस इमिट करेंगे। वो जो रेडिएशंस होंगी वो एक्सरे रीजन के अंदर लाया करेंगी। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस हो गया एक्सरे प्रोडक्शन। सो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। हीलियम नियॉन लेजर डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन्स नियॉन इक्वल्स टू। अब हीलियम नियॉन लेजर के अंदर 85% हीलियम होती है जबकि 15% नियॉन होती है। सो करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज। तो अभी हम देख चुके हैं कि रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1.0974 10⁻⁷ पर मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। द रिलेशन बिटवीन रेडबर्ग कांस्टेंट RH एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0 इज गिवन बाय। अब डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, यहाँ पर मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। ये आपके पास दो एनर्जी लेवल हैं, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को हम P से डिनोट करते हैं और एक्साइटेड स्टेट को हम N से। तो जब भी एक एटम जो है वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो फोटोन इमिट करता है जिसकी एनर्जी E=hf होती है और जो En-EP का एनर्जी डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के En=-E0/n²। इसी तरह EP=-E0/p²। इसको जब हमने डिटेल में सॉल्व किया डियर स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आती है E0/hc। सो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बाय फैक्टर। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस में हमें पता है कि Rn=n²r1 होता है जबकि जो n है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट। सो फॉर n=3 जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास R3=9r1 आ गया। सो थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम्स ग्रेटर देन फर्स्ट ऑर्बिट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने वैल्यूज भी पुट कर दी हैं। तो R1 होता है 0.053 नैनोमीटर और इसी तरह R3 = 0.47 नैनोमीटर
आपको इनकी वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और इसी तरह से आपको ये MCQs भी आ सकता है कि आप फैक्टर बताएं कि कितना फैक्टर जो है वो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। सो इस MCQ का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डेल्टा ऑप्शन। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन द अलाउड स्टेशनरी orbits of hydrogen atom is given by using Bohr's second postulate we know that angular momentum जो है should be integral multiple of h/2 pi for allowed stationary orbits। so इस MCQ का correct option बन जाएगा बीटा ऑप्शन NH/2 pi। if one or more electrons are completely removed from an atom then the atom is said to be। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एक सोडियम एटम है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। ये देखिए, अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पर नेगेटिव चार्ज। तो इट मीन्स जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड होंगे किसी एटम से तो वो एटम आयोनाइज्ड हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इट जंप्स टू। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर ऑर्बिट में चला जाता है। इट मीन्स ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो अब यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारे पास बीटा ऑप्शन, हाई एनर्जी स्टेट। लेजर लाइट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ, वी नो दैट कि लेजर लाइट कोहेरेंट भी होती है, यूनिडायरेक्शनल भी होती है, इंटेंस होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। सो इस MCQ का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अल्फा ऑप्शन। ये आप देख सकते हैं कोहेरेंट लेजर लाइट। सो ए इज द राइट ऑप्शन। एक्साइटेड एटम्स रिटर्न्स टू देयर ग्राउंड स्टेट इन। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक्साइटेड एटम्स हैं आपके सामने। यहाँ पर शॉर्ट लिव्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर जो इनका टाइम होता है वो होता है 10⁻⁻8 सेकंड। एक एटम एक्साइटेड स्टेट में बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है और ये टाइम होता है 10⁻⁻8 सेकंड। जबकि जो मेटास्टेबल स्टेट है यहाँ पर एटम ज्यादा देर तक रह सकता है और इसकी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं 10⁻³ सेकंड्स। सो इस MCQ का यहाँ पर राइट ऑप्शन आ गया बीटा ऑप्शन 10⁻⁸ सेकंड्स। एक्सरेज आर, डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट के एक्सरेज जो होते हैं ये हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है बनाया हुआ है। अब ये देखिए लेमन सीरीज 1, बाल्मर सीरीज 2, पास्टियन सीरीज 3, ब्रैकेट सीरीज 4 और पी फंड सीरीज 5। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है इसके अंदर 5 सीरीज होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। The radiations emitted from hydrogen filled discharge tube shows। अब डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट हाइड्रोजन जो है ये हमेशा लाइन स्पेक्ट्रा देता है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि जब इसको हीट अप किया है और यहाँ से जब रेडिएशंस निकली हैं उन रेडिएशंस को हमने किसी प्रिज्म के सामने जो है प्लेस कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि प्रिज्म ने यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन्स शो की हैं। इट मीन्स हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा होता है वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। If the ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt, its ionization potential will be। Dear students, ionization potential वो amount of energy होती है जो आपने देनी होती है ताकि आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। सो हमें इतनी ही एनर्जी जो है रिक्वायर्ड है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हम दे के वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। रेडिएशंस विद वेवलेंथ लॉन्गर देन रेड लाइट। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर आप गौर से देखें तो रेड लाइट के नेक्स्ट जो आपके पास रेडिएशंस आती हैं वो होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो हमारे पास इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी ऑप्शन। ब्रैकेट सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनेट ऑन। अब ये देखिए ये आपके सामने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट सीरीज जो है वो n=4 पे आके जो है वो टर्मिनेट हो रही हैं। सो ब्रैकेट सीरीज के लिए हमारे पास जो टर्मिनेशन लेवल होगा वो 4th ऑर्बिट होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू। अब डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक्सरेज दो तरह की होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज एंड ब्रेकिंग रेडिएशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कब आती हैं? जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स टारगेट के ऊपर क्या करते हैं, बम्बार्ड कर किए जाते हैं। ये देखिए ये हाई स्पीड इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो आया, उसने यहाँ पर हिट किया, इलेक्ट्रॉन को वहां से उसने निकाल दिया है। तो अब ऊपर वाले ऑर्बिट्स से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए आएंगे। सो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को शो कर रही हैं। सो इस MCQ का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा
वो चार्ली ऑप्शन बनेगा, द बम्बार्डमेंट ऑफ टारगेट बाय इलेक्ट्रॉन्स। वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स पढ़ते हैं तो उसमें एक्सरेज वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं। तो ये देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे पास इंसिडेंट एक्सरे बीम है। तो जब भी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो ये डाइफ्रैक्ट होती हैं, और डाइफ्रैक्शन इज प्योरली द वेव प्रॉपर्टी। सो एक्सरेज बिहेव एज वेव in case of diffraction by crystalline solids. So correct option will be the C option. In laser production, the state in which more atoms are in upper state than in the lower one is called as. लेजर के अंदर जब हम ऑप्टिकल पंपिंग करते हैं तो एटम्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं। तो जब बहुत सारे एटम्स ग्राउंड स्टेट की बजाय एक्साइटेड स्टेट्स में ज्यादा होंगे तो इसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल पॉपुलेशन के जिसके अंदर ज्यादातर एटम्स ग्राउंड स्टेट में है और एक्साइटेड में कम है, जबकि पॉपुलेशन इन्वर्जन में आप देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट में थोड़े एटम्स हैं जबकि एक्साइटेड में ज्यादा हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। रिफ्लेक्टिंग मिरर्स इन लेजर इज यूज्ड टू। लेजर की प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि हम साइड्स के ऊपर मिरर्स लगा देते हैं। अब ये मिरर्स लगाने का मकसद क्या होता है, ये देखिए, मिरर्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम स्टिमुलेटेड इमिशन को इन्हेंस कर सकें, हम ज़्यादा लेज़र ले सकें और हम मोर एनर्जेटिक लेज़र, मोनोक्रोमेटिक इंटेंस लेज़र प्रोड्यूस कर सकें। सो इस MCQ का यहाँ पर ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। द वेलोसिटी ऑफ लेज़र लाइट इज, जो लेज़र लाइट होती है ये हमारे पास फोटॉन्स ऑफ विजिबल लाइट होते हैं और ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। सो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा C ऑप्शन, इक्वल टू ऑर्डिनरी लाइट। सनलाइट स्पेक्ट्रम इज। अब डियर स्टूडेंट्स, जो सन है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है और हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो सूरज की रोशनी की वजह से ही है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की हमारे पास वेव्स होती हैं, जो कि गैमा रेज, एक्स रेज, UV, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ये सब हमारे पास वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है। सो हम कह सकते हैं कि सनलाइट स्पेक्ट्रम इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। सो करेक्ट ऑप्शन इज C ऑप्शन। ऑप्टिकल पंपिंग एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स, जो ऑप्टिकल पंपिंग होती है इसमें हम ग्राउंड स्टेट एटम्स को एक्साइटेड स्टेट्स में लेके जाते हैं, और ये चीज सिर्फ यहाँ पर लेजर में मुमकिन है। सो करेक्ट ऑप्शन आ गया B ऑप्शन। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इज। टोटल एनर्जी जो होती है ये सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होती है। सो जब हम इन एनर्जीज को एडअप करते हैं तो हमारे पास टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, और ये एनर्जी नेगेटिव में होती है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड बाय। अब एक्सरेज जो हैं ये विलियम रॉन्टजन ने डिस्कवर की थी, इसीलिए हम इनको रॉन्टजन रेज भी बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द C ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। डियर स्टूडेंट्स, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 10⁻³ जूल सेकंड। So correct option will be the alpha option. Laser is a device which can produce. लेजर की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो इंटेंस बीम ऑफ लाइट होती है, कोहेरेंट भी होती है, मोनोक्रोमेटिक भी होती है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। When magnetic field is applied in the path of X-rays, they will move in a X-rays high energy photons होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं कर सकती। सो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द A ऑप्शन। द क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। हमारे पास क्वांटाइज्ड एनर्जी जो होती है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। इन लेजर प्रिंसिपल अ फोटोन प्रोड्यूस अनदर फोटोन बाय द प्रोसेस ऑफ। हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन वो फिनोमिना है कि जिसके अंदर जब एक एटम एक्साइटेड होता है तो हम एक इंसिडेंट फोटोन को उसके साथ स्ट्राइक करवाते हैं कि जिसकी वजह से लेजिंग एक्शन प्रोड्यूस होता है। सो लेजिंग एक्शन के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज आर द एक्सरेज विच है। अब डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो होती हैं ये किसी भी टारगेट एटम का हमें कैरेक्टर बताती हैं, उसका एटॉमिक नंबर बताती हैं और हमें उसकी प्रॉपर्टीज को समझने में मदद मिलती है। इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, डेल्टा ऑप्शन। इन लेजर अ मेटास्टेबल स्टेट इज। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो लेवल 2 है ये मेटास्टेबल स्टेट है,
मेटास्टेबल स्टेट एक्साइटेड स्टेट ही होती है। यहाँ पर एटम ज्यादा देर तक रह सकता है और उसका टाइम पीरियड होता है 10⁻³ सेकेंड्स। सो यहाँ जो गिवन ऑप्शंस हैं इसके मुताबिक सारी ही जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटास्टेबल स्टेट की। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डेल्टा ऑप्शन। द मेटास्टेबल स्टेट ऑफ हीलियम एंड नियॉन इज, हीलियम और नियॉन की जो मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं वो नियरली आइडेंटिकल होती हैं। अब ये देखिए हमारे पास जो हीलियम है उसकी मेटास्टेबल स्टेट होती है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि नियॉन की होती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, इसीलिए हम इसको नियरली आइडेंटिकल बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मेटल्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। ये देखिए हॉट फिलामेंट है, तो जब यहाँ पर एनर्जी बढ़ जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकाल देती है। इस फिनोमिने को हम थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, हमें पता है कि ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट n = 1, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। हीलियम नियॉन लेजर डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन्स हीलियम। वी नो दैट के डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हीलियम 85% होनी चाहिए, जबकि नियॉन 15%। सो हीलियम के लिए इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन आ गया डेल्टा ऑप्शन। डेंसिटी डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैश कैन बी डिटेक्टेड बाय द कैट स्कैनर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये बुक की लाइन है और बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा भी हुआ है कि जो कैट स्कैनर्स होते हैं ये डेंसिटी डिफरेंस अप्रोक्सीमेट 1% तक डिटेक्ट कर सकते हैं। So correct option will be the beta option. An X-ray photon produced due to transition of electron from M shell to K shell is called. अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आप अपने सामने देख सकते हैं कि जब भी M shell से K shell में ट्रांजिशन होगी तो उस ट्रांजिशन को हम K बीटा ट्रांजिशन बोलते हैं। सो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन आ गया बीटा ऑप्शन। द एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि जो n = थर्ड ऑर्बिट है वहां पर जो एनर्जी है वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट। बुक की एग्जांपल 20.1 को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है। ये देखिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होती है Vn = 2πke²/nh। तो सिमिलरली जब हम V1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये 2.19 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड आ जाती है। अब इसी फार्मूले में आप n = 2 को पुट करेंगे तो आपको पता है कि ये V1/2 हो जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द 1.095 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। सो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज R = 0.053 नैनोमीटर, देन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस को इस्तेमाल किया गया है। ये इसका जनरल फार्मूला होता है, आप देख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो R1 है उसकी वैल्यू ये है। R3 के लिए जब हम n = 3 पुट करेंगे तो ये हमें पता है जी 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, और 9 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 की वैल्यू आ जाएगी 0.477 नैनोमीटर। तो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। आज हमने सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के MCQs को डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए, अगर इस लेक्चर ने आपके कंसेप्ट बिल्ड किए हैं तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगर आप चैप्टर नंबर 21 के MCQs सॉल्व करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर लिंक आया होगा, आप काइंडली उस पे जाकर चैप्टर नंबर 21 के MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने MD-CAT के MCQs सॉल्व करने हैं तो वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर MD-CAT के MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।